हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड जीके। आज आपके सामने है योजना मैगज़ीन फरवरी 2021 की इंग्लिश एडिशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन लिटरेचर के बारे में। अगर आप योजना मैगज़ीन की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिए चैनल और आपको सारी पीडीएफ्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की जाती है, इसलिए सभी पॉजिटिव चीज़ें हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो ये टॉपिक्स है जो हम इस मैगज़ीन में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम इस मैगज़ीन में कवर करेंगे। सो दीज आर द टॉपिक्स, लेट्स डिस्कस। पहला टॉपिक है ओरल ट्रेडिशन एंड इंडियन लिटरेचर। नेक्स्ट, Tolkappiyam ancient grammar, evolution of Indian literature, India and world, Urdu language literature, Marathi literature, 21st century Malayalam novels, modern Odia poetry, Punjab's folklore, हीर रांझा। और ये है India@75। India@75 में हम देखेंगे पिछले 75 साल का इंडिपेंडेंस के बाद की इंडियन लिटरेचर की जर्नी और हिस्ट्री। तो India@75 में हम इन 75 सालों में की गई अचीवमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदी लिटरेचर, IT बियॉन्ड सेल्फ रिलायंस, और बात करेंगे रंजीत दिसड़े की, जिनको इस साल ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला है। आगे देखेंगे अबाउट आवर बुक्स में बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिटरेचर की। फिर शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के एक बहुत अच्छे कोर्स से। बुक्स आर इनफाइनाइट इन नंबर एंड टाइम इज शॉर्ट। द सीक्रेट ऑफ नॉलेज इज टू टेक व्हाट इज एसेंशियल, टेक दैट एंड ट्राई टू लिव अप टू इट। बहुत अच्छी बात कही है। नॉलेज तो हमें बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन उसमें से चुनिंदा चीज़ें जो कि हमारे लिए उपयुक्त है वही हमें लेनी है। यह बात इस कोट में बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरल ट्रेडिशन एंड इंडियन लिटरेचर। भारतीय साहित्यिक संपदा का अधिकतम पार्ट ओरल ट्रेडिशन यानी कि मौखिक ज्ञान है, जो वक्ता द्वारा बताया जाता है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर वेदों की बात की गई है। वेदास हैव बीन प्रिजर्व्ड विदाउट द लॉस ऑफ सिंगल सिलेबल थ्रू अ कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ रेडिकल डाउन सेंचुरीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर श्रुति लिखा हुआ है। श्रुति मीन्स knowledge which has been heard. There is a difference between smriti and smruti. स्मृति को कहा जाता है नॉलेज विच इज़ रिमेंबर्ड, और श्रुति मतलब नॉलेज विच हैज़ बीन हर्ड, ऐसा ज्ञान जो सुनकर प्राप्त हुआ हो। भारत में पहले से ओरल ट्रेडिशन चलता आ रहा है, लेकिन जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने रिटन लिटरेचर को प्रोत्साहन दिया। लेकिन जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने रिटन लिटरेचर का डोमिनेंस बढ़ा दिया। ब्रिटिश लिटरेचर में रिटन लिटरेचर बहुत ही कॉमन है और ये वेस्ट सिविलाइजेशन बुक सेंट्रिक है। इसलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीच इज़ फर्मली रूटेड इन द माइंड एंड द माइंड इज इस्टेब्लिश्ड इन द स्पीच। यह बात हमारी इंडियन लिटरेचर में बताई गई है, जो कि ओरल ट्रेडिशन पे बेस है। जो हम बात करते हैं वो हमारे माइंड से ही जुड़ा हुआ है और हमारा माइंड दिखाता है कि हम क्या बात करते हैं। तो ये है ओरल ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंस। लेकिन अंग्रेज़ों की वजह से ओरल ट्रेडिशन ख़त्म होता जा रहा है और रिटन ट्रेडिशन भारत में बढ़ता गया। आगे चल के यहाँ पे एक कन्नड़ा पोइट
जो कि 10th सेंचुरी में थे, उनकी बात की गई है। उनका नाम था पैम्पा। उन्होंने क्या किया, बेसिकली महाभारत को रिटर्न फॉर्म में किया, जो कि इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख जिन्हें कहा जाता है। तो महाभारत का जो पहले होता था कि ओरल ट्रेडिशन से नॉलेज ट्रांसफ़र होता था, गुरु अपने शिष्यों को बताता था और शिष्य वो ज्ञान ग्रहण करते थे, वो इस परंपरा को पंपा ने बदल के इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में महाभारत को लिखा। तो ये है कन्नड़ा पोएट पैम्पा। यहाँ पे और एक कवि का उल्लेख किया गया है जिनका नाम है कुमारव्यासा। कुमारव्यासन जी ने भी सेम कार्य किया पंपा जी के साथ। उन्होंने भी महाभारत का ट्रांसलेशन किया कन्नड़ में, लेकिन कुमारव्यास का जो महाभारत का ट्रांसलेशन था वो ओरल ट्रांसमिशन था। कुमारव्यासन जी ने पंपा जी की तरह रिटर्न ट्रांसमिशन नहीं किया। उन्होंने अपने इंडियन कल्चर के अनुसार ओरल ट्रांसमिशन से ही महाभारत का नॉलेज ट्रांसफ़र किया, महाभारत को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफ़र किया। आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे बात की गई है भक्ति ट्रेडिशन की। तो इंडियन हिस्ट्री में भक्ति लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं भक्ति ट्रेडिशन ओरल ट्रेडिशन है या रिटर्न ट्रेडिशन है। तो आप ध्यान में रखिए, भक्ति ट्रेडिशन एक ओरल ट्रेडिशन ही है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें इंडियन लिटरेचर की, तो अगर आपको इंडियन लिटरेचर या ओरल ट्रेडिशन पे ऐसे आ सकता है, तो आप इसमें ओरल ट्रेडिशन, रिटर्न ट्रेडिशन, स्मृति, श्रुति, वेदास का भी उल्लेख कर सकते हैं, कुमारव्यास जी और पंपा जी के बारे में भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो आराम से आपका 250 वर्ड का ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने बात की भक्ति ट्रेडिशन की। द ऑथर इन द रिटर्न ट्रेडिशन इज नेसेसरी absent, while in the oral tradition he is present, and therefore the form of poetic work depends upon the physical creative stamina of the author. This also explains the fact that why poetry of bhakti tradition belongs to the oral tradition. The poetry and devotion addresses itself to the God whose supreme presence it celebrates. तो यहाँ पे भक्ति ट्रेडिशन ओरल ट्रेडिशन है कि क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पोइट को अपने फिजिकल अपीयरेंस से ही भक्ति ट्रेडिशन यानी कि ओरल ट्रेडिशन का प्रसार करना होता है। यह बात यहाँ पे समझाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है तमिल लिटरेचर पर। थोलकाप्पियम द एंशिएंट ग्रामर। Tholkappiyam, a grammatical treatise in Tamil, is most ancient one, the age of which is considered by most of the 5th or 6th century BC. तो यहाँ पे थोलकाप्पियम एक एंशियंट तमिल ग्रामेटिकल ट्रेटाइज के बारे में बताया गया है। साउदर्न पेनिनसुला के सी में एक डिवास्टेटिंग क्राइसिस हुई थी, जिसकी वजह से पाम लीफ में ली गई लिटरेचर हो या मनुस्क्रिप्ट्स हो, वो सब वाइप ऑफ हो गई और जो बच गया वो था थोलकाप्पियम एंशिएंट ट्रीटाइज। आगे बात करते हैं एंटिक्विटी ऑफ थोलकाप्पियम के बारे में। तो थोलकाप्पियम की बुक में बताया गया है, उस समय तमिल में 3 रूलर्स थे, पांड्या किंग्स, चोला किंग्स और चेरा किंग्स। तो यहाँ पे थोलकाप्पियम की बुक में हमें कुमारी का वर्णन मिलता है। द prefatory verse of Tholkappiyam denotes the southern boundary of Tamil land was Kumari। तो जो आज का कन्याकुमारी जिसे हम कहते हैं, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ में स्थित है, उसी का वर्णन यहाँ कुमारी के नाम से किया गया है। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन और एंशिएंट तमिल सिविलाइजेशन में करस्पॉन्डेंस बताई गई है। द इंडस वैली civilization is of the ancient Tamil speaking people, and the script found there deciphered clearly shows the identity of Tamil existing script। थोलकाप्पियर, यहाँ पे थोलकाप्पियर कौन है? ये है राइटर ऑफ द थोलकाप्पियम बुक। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। थोलकाप्पियम में लास्ट में एम है और थोलकाप्पियम में लास्ट आर
तो थोलकाप्पियर है राइटर ऑफ द थोलकाप्पियम। तो थोलकाप्पियर स्पीक्स ऑफ द स्क्रिप्ट फ्रॉम सर्टन लेटर्स एंड दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द इंडस वैली स्क्रिप्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं प्रीफेटरी वर्स की। देखेंगे थोलकाप्पियम में क्या क्या बताया गया है। A prefatory verse to Tholkappiyam written by one Panampuram। तो चलिए देखते हैं प्रीफैक्टरी वर्स थोलकाप्पियम में क्या क्या बताया गया है। तो पहला पॉइंट है तमिल लैंड के बारे में, जो कि एग्जिस्ट करती थी नॉर्दर्न वेंकटा हिल्स और साउदर्न कुमारी हिल्स के बीच में। थोलकाप्पियम डील्स विथ रिटन एंड स्पोकन तमिल वर्जन दैट प्रिवेल्ड इन द तमिल लैंड। तो थोलकाप्पियम एक ग्रामर की बुक है, तमिल ग्रामर की बुक है, जो कि रिटर्न और स्पोकन तमिल के वर्जन से डील करती है। थोलकाप्पियम इज अ थ्री फोल्ड वर्क डीलिंग विद द अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स एंड कंटेंट एंड फॉर्म। तो इसमें क्या बताया गया है, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स और कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ तमिल लिटरेचर के बारे में। नीचे बात कही गई है थोलकाप्पियर के बारे में। थोलकाप्पियर had referred the ancient Tamil works and collected all appropriate material of his age and anthologized into a impeccable decisions। तो थोलकाप्पियर ने क्या किया, थोलकाप्पियर ने उनके समय का सभी जो नॉलेज का फॉर्म था, जो एंशियंट तमिल वर्क था, उनको कलेक्ट किया और थोलकाप्पियम की बुक में संग्रहित किया। Tholkappiyam was presented before the learned audience of Pandya king named नीलमथरु त्रिविल पांडियन। यहाँ पे पांड्या किंग का नाम बताया गया है, जो एग्जिस्ट करता था थोलकाप्पियम जब डिस्कवर हुआ तब। आगे थोलकाप्पियर हैड मास्टरी ओवर इंद्र व्याकरणा। द ऑथर ऑफ थोलकाप्पियम इज थोलकाप्पियर, जो आपने पीछे देखा है अभी। अब नीचे बात की गई है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द वर्क, यानी कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ थोलकाप्पियम बुक के बारे में। तो थोलकाप्पियम जो ग्रामेटिकल वर्क है वो 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट इलुथुत इथिकरम, जो कि डील करता है अल्फ़ाबेट्स के साथ। कोल इथिकरम सेकंड, जो कि डील करता है वर्ड्स के साथ। और पारोल इथिकरम, जो कि डील करता है कंटेंट और फॉर्म के साथ। तो यहाँ से नीचे हमें ये 3 फॉर्म्स डिटेल में समझाए गए हैं। हमें इस पे टाइम वेस्ट करना नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर से ही देखना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल में। तो ये हो गया थर्ड फॉर्म। तो अब हम यहाँ पे समरी देखेंगे थोलकाप्पियम की, जो थोलकाप्पियम की एंशिएंट ग्रामर बुक है उसकी। तो थोलकाप्पियम की एंशिएंट ग्रामर बुक स्पोकन और रिटन टंग में है। द ग्रामर दैट हैज़ रिकॉर्डेड द पास्ट एक्सरसाइज ऑफ ग्रामेटिकल ट्रेडिशन। थोलकाप्पियम की बुक के द्वारा हमें 10th सेंचुरी का ग्रामेटिकल रिकॉर्ड्स, ग्रामेटिकल ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। तो थोलकाप्पियम में हमें क्या बताया है, द ग्रामर इन विच द पोरुलाथिकरम, द 2 फोल्डेड वॉक ऑफ लाइफ, अहम और पुरम के बारे में बताया गया है। और ग्रामर डील्स विद द यूजेज ऑफ लैंग्वेज बट ऑल्सो स्पीक्स द कल्चरल हिस्ट्री एंड द जोग्राफिकल एंड एनवायरमेंट स्टडीज़ ऑफ एंशिएंट तमिल लैंड। तो थोलकाप्पियम की बुक से हमें एंशिएंट तमिल लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। कल्चरल हिस्ट्री, जोग्राफिक और एनवायरमेंट स्टडीज़ उस समय की पता चलती है। और इस तरह एंशिएंट तमिल लैंड के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमें थोलकाप्पियम बुक से पता चलती है। साइकोलॉजिकल कंटेम्पशंस एंड माइथोलॉजिकल क्वेस्ट भी तमिल पीपल की हमें इस थोलकाप्पियम के द्वारा पता चलती है। तो इसी तरह थोलकाप्पियम बुक ओल्ड तमिल ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन लिटरेचर, जो कि लिखा है डॉक्टर के श्रीनिवास राव। हम सभी को पता है भारत को लैंड ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। इंडिया की लिटरेचर हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट और वास्ट है।
When one takes stock of history of human societies and civilizations, this is the era where India will be on the top of distance over the civilizations and the society. One of the hallmark of Indian literature over the past 3000 years or so is diversity. One will be surprised to see the variety of works of literature that will be produced in subcontinent. तो जैसे कि बताया गया है, इंडिया का लिटरेचर बहुत वास्ट, पुराना और बहुत ही ह्यूज है। जब बाकी दुनिया में लिटरेचर का उदय हो रहा था तब इंडियन लिटरेचर टॉप पे था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट and the willingness to absorb all wonderful things from the language and culture that people came across. इंडिया का लिटरेचर बहुत ही डाइवर्स है, hundreds of languages, thousands of books, Vedas, Upanishads. The second just referred to above can easily gleaned from Persian literacy text produced in the subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो पर्शियन लिटरेचर अवेलेबल है वो इतना समृद्ध और वास्ट है कि जो ओरिजिनल पर्शिया का लिटरेचर है वो भी उसके सामने बहुत कम है। इंडियन लिटरेचर में सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज के साथ पोइट्री, ग्रामर, तमिल लिटरेचर, संगम पोएट्री और विविध लिटरेचर का समावेश है। भारत में लिटरेचर में नाट्यशास्त्र, थोलकापियम और बहुत सारे ग्रामर से रिलेटेड रूल्स और बुक्स का योगदान दिया है। अगेन इट इज़ नॉट एज इफ लिटरेचर इन द इंडिया वॉज बीइंग प्रोड्यूस्ड ओनली इन दीज टू लैंग्वेजेस, प्लेंटी ऑफ ओरल ट्रेडिशन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा। ओरल ट्रेडिशन का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बाकी कुछ इस आर्टिकल में खास नहीं है। यह आर्टिकल आप एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में से भी कवर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे के लिए पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे मैं एक बात साफ कर दूँ, यह आर्टिकल आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इस आर्टिकल को आपको स्किप करना है। यह टाइम वेस्टिंग आर्टिकल है। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट लिटरेचर हो तो ही आप इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगले आर्टिकल्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।